अगले हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं नितिलेश जी। और नितिलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो बाजार में क्या किया जाए और उसके बाद क्या कहीं अभी भी मौके हैं। नितिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सर। नितिलेश जी, ये जिस तरीके की ये जो गिरावट आज देखने को मिल रही है और जिसको हम बाजार में वो सपोर्ट लेवल्स कहा जाता है, जिसको उन्हीं के आसपास और वहां पे हैं, क्या लगता है आपको कि अभी क्या करना चाहिए और ये कैसा दिख रहे हैं ये लेवल्स? आपको होल्ड करते हुए दिख रहे हैं सपोर्ट लेवल्स या अभी और खतरा बाकी है? सर अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने ही शो में बोला था कि 15,875 के नीचे जाएगा तो 15,550 ही मेरा टारगेट होगा। तो ऑलमोस्ट वहां से 300 पॉइंट सिर्फ स्टॉप लॉस था हम लोगों का, 40 पॉइंट का हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस था, वहां से 300 पॉइंट। तो मैंने पहले भी खतरे की घंटी दी थी, इसके पहले भी बोला था कि लेवल एक बार अगर ब्रेक होंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आएगा नीचे की साइड में। अभी मैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स को बुलाया कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, तो जैसे ही थोड़ा ऊपर में मिलेगा मेरे को फिर से 15,670 700 के आसपास, तो मैं फिर से बिग वाली का मौका वहां पे देखूंगा चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो जब तक 15,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है तो तब तक बायर्स का होप है। लेकिन जैसे ही एक दिन ये ब्रेक होगा 15,500 तो फिर से डाउन साइड अच्छी देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए मेरे लिए कोई भी बाइंग स्टॉक नहीं है। तो अगर आप देखना चाहोगे, कोटक बैंक में सेल दिया था, गिफ्ट बैंक में सेल दिया था, उसके बाद टाइटन में सेल दिया था, काफी अच्छा खासा मुनाफा मेरे भी क्लाइंट्स को हुआ है। और निफ्टी तो 300 पॉइंट मतलब आप देख सकते हो कितना होता है। तो अभी भी शॉर्ट्स के मौके है मार्केट में, सिर्फ बाइंग कर रहे हो आप तो थोड़ा सा कॉशियस रहके बाय करो, क्योंकि देखो कोई भी एग्जैक्टली लेवल नहीं बता सकता कि यहाँ से ही मार्केट घूमेगी। तो आपको 10-20% इधर उधर करना चाहिए। अभी नहीं, मेरे लिए तो मार्केट है वो राइट वाला मार्केट बन चुका है। ठीक है, तो ये कहना है नितिलेश जी का, अभी भी और इससे नीचे के भी लेवल्स आ सकते हैं और अभी भी बेरिश हैं। कुछ एक लेवल्स बता रहे हैं कि अगर उन लेवल्स को तोड़ता है तो और नीचे भी जा सकता है। ऑलमोस्ट वही लेवल्स जो आज के लो हैं, आज 450 तक गया है निफ्टी और उसी के आसपास, यानी 500 के नीचे अगर फिर से जाता है और या क्लोज होता है तो नितिलेश जी मान रहे हैं कि शायद और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यही कह रहे हैं ना नितिलेश जी? जी हाँ सर, अगर पॉसिबल होगा तो आप व्यूअर्स को कैंडलस्टिक या डेली चार्ट दिखाओ। अगर आप देखोगे कि जो प्रीवियस ब्रेकआउट आया था वही अभी क्या कर रहा है, एक सपोर्ट की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। जो पहले वाला जो टॉप था वो ऑलमोस्ट 15,430 के आसपास का था और आज का जो लो बना है मार्केट में वो ऑलमोस्ट 15,450 के आसपास का लो था। तो जो भी टेक्निकल जानते हैं उनको मालूम है कि जो पहला रेजिस्टेंस था वो अभी क्या करेगा, एज सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ऊपर में मेरे को क्लियर कट विजिबल हो रहा है, मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है और सबको माल चिपकाने का कोशिश की है। बुरा लगेगा लेकिन यही तक अभी जो भी स्टॉक अपर सर्किट कर रहे थे तो जब लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डर जरूर लगेगा। तो इतना हाथ में है, एटलीस्ट थोड़ा सा घर लेके जाओ, इन्वेस्टमेंट चेक करके जाओ। ये बाजार ऐसा नहीं है कि 5 रुपए में ले लिया स्टॉक, 15 रुपए स्टॉक हो चुका है। तो बल्कि थोड़ा सा काम करो, ये अभी भी कॉन्शियसली टाइम में मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सेलिंग का ही न्यूज देखूं। अगर आप देखोगे कि मैं यूट्यूब चैनल पे गया था लाइव था तब और मेरे क्लाइंट को भी बोला था मैंने कि रेडियो देता है 730 के ऊपर बाय करना, वहां से 800 रुपए तक वो स्टॉक जाके आया। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो वहां पे ना आपको फाइंड करना है। एसीसी का स्टॉक सर, आप व्यूअर्स को एसीसी का चार्ट दिखा, डेली एसीसी का चार्ट। एसीसी का? एसीसी सर, तो एसीसी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो 2000 के ऊपर वो काफी दिन तक क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है।
यहाँ से अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया और एसीसी अगर 2050 के ऊपर गए तो फिर 50 से 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ फिर बाय करके जाना है। ऊपर में जो टारगेट होंगे वो मेरा टारगेट होगा मेरा 2250 और दूसरा टारगेट होगा 2300। लेना कब है जब 2050 क्रॉस करेगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, ये मेरा जो स्टॉक है मैंने क्लाइंट को 1850 रुपए पे बाइंग करवाया है और हमारे जो टारगेट है वो 2900 रुपए के टारगेट। ठीक है, तो ये राय है एसीसी पे बाई की राय है, लेवल्स आपको बता दिए नितलेश जी ने, और बहुत कम मौके हैं। और लेकिन और ऐसा नहीं कि नितलेश जी कंप्लीटली बेरिश हैं, तो वो ओवरऑल में बुलिश थे और ज्यादातर उनकी कॉल्स बाय साइड की थी। लेकिन पिछले हफ्ते से उन्होंने कॉशन देना शुरू किया, रेड फ्लैग उन्होंने लाल बत्ती जला दी कि थोड़ा सावधान हो जाएं। फिर कुछ एक शॉर्ट कॉल्स देना शुरू किए। इनिशियल जो शॉर्ट कॉल्स दी थी वो नहीं भी चली, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट उसको नहीं मार्क कर सकता है कि आज से आएगा, कल से आएगा करेक्शन या कितने लेवल्स आएगा, तो वो कोई नहीं जान सकता। तो एक दिन वो थोड़ा एडवांस थे शायद। मैंने ऑलमोस्ट 11 कॉल दी होंगी शॉर्ट, उसमें एक ही स्टॉप लॉस हुआ है। अगर आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, 11 शॉर्ट कॉल दी थी मैंने, उसमें एक ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। वो शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा एशियन पेंट का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अच्छा, एशियन पेंट्स का हुआ था। हाँ, एशियन पेंट का एक ही स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है। टोटल मैंने 11 कॉल दी थी, 10 कॉल में टारगेट आ चुका है और एक ही एशियन पेंट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। क्योंकि मैं जब किसी को भी रेकमेंड करता हूँ तो पहले मैं नोट करके रखता हूँ कि मैंने क्या दिया है मेरे व्यूअर्स को या फिर मेरे क्लाइंट्स को, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। वही मैं कह रहा हूँ, क्या वो एशियन पेंट्स भी आपने जब दिया था, एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा वाला, वो एक दिन पहले था? मतलब अगर मैं मार्केट के हिसाब से और चार्ट्स के हिसाब से देख रहा हूँ तो वो सिर्फ इतना फर्क था कि आप उस दिन देख रहे थे कि आज से शॉर्ट किया जा सकता है, जबकि शायद वो अपॉर्चुनिटी ठीक उसके अगले दिन से बन गई, बस उतना ही फर्क हुआ। और उसके चलते सिर्फ एक में आपका जो है वो टारगेट्स नहीं मिले या स्टॉप लॉस छूट हुआ, लेकिन बाकी 10 कॉल्स में वो सब सटीक रहा और वो जो आप क्वेश्चन दे रहे थे वो दिख रहा है, आज बाजार खुद दिखा रहा है। तो अगर आपको 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अगर ये क्वेश्चन मिल रहा है, आपको पता चल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, ये एग्जैक्टली ये हमारा जो शो है ये इस काम के लिए है कि ये जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो बाजार में पिछले 1 साल में 3 साल में आए हैं, जिन्हें बहुत डिटेल्स में चार्ट्स नहीं पता है, बहुत सारी चीजें नहीं पता, जिन्होंने बाजार को दोनों तरफ नहीं देखा है। तो हम लोग जब 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहे होते हैं तो हमने सब कुछ देखा है, ये सारे ऊपर भी देखा है, हरा भी देखा है और लाल भी देखा है। लेकिन पिछले 2-1 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ हरे में देखा है बाजार को। तो वो ये इस उसमें रहते हैं कि शायद ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही ग्रो करता है और ये तो अच्छी चीज है। हम देर में आए, हमें 2 साल, अभी 1 साल हुआ है या 6 महीने हुए हैं इसमें आए हुए, और हमें पता चला यहाँ पैसा बढ़ता है और सिर्फ बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। दोनों चीजें होती हैं और उसके लिए सावधानी जरूरी है, और वो वाली चीजें नितिलेश जी ने सबसे पहले रेड फ्लैग दिया था। नितिलेश जी, और कुछ बाजार में है या हम सवाल ले लें दर्शकों के? जी हाँ सर, आप सवाल ले लीजिए। एक स्टॉक है मेरे रडार पे, टीसीएस को शॉर्ट करके जा सकते हैं। थोड़ा सा रेंज में इसका बढ़ा दूंगा, 3310 से लेके 3320 के आसपास उसको बेचना है। मेरे क्लाइंट्स को मैंने बोला है, और यहाँ पे हम लोग पोजिशनल शॉर्ट करके जा सकते हैं। तो नीचे में जो मेरा टारगेट होगा, वो पहला जो टारगेट होगा मेरा 3170 का टारगेट होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो मेरा टारगेट होगा 3100 रुपए का टारगेट होगा। अगर आप व्यूअर्स को दिखाओगे कि डेली कैंडल्स की चार्ट के ऊपर एक ट्रिपल टॉप बन चुका है और वहां से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं 2-3 लेवल्स देख रहा हूँ। मैंने हालांकि मेरे क्लाइंट्स को बोला है शॉर्ट करने के लिए, तो स्टॉप लॉस मैंने मेरे क्लाइंट्स को फिर दिया है, वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर दिया है 3330 का। मतलब यहाँ से सिर्फ 18 रुपए हम लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर था जब मैंने शॉर्ट कॉल दिया था। अभी मैं यहाँ पे जो मेरा कॉल है वो पोजिशनल कन्वर्ट करके जा सकता हूँ। जो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे दूंगा वो 3350 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जो कि आज के हाई के आसपास है। जी हाँ, वहां पे हमारी शॉर्ट पोजीशन जो भी होगी, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये मार्केट घूमता है तो शॉर्ट पोजीशंस डेफिनेटली निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर चलने लगा स्टॉक तो वो रॉकेट की तरह 200 से 300 पॉइंट 1 से 2 दिन में ही देगा। तो स्टॉप लॉस को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, ये जो 3 हाईज दिख रहे हैं इसी को आप ट्रिपल टॉप कह रहे हैं सर? जी हाँ सर।
ठीक है, और यहाँ से अब आप कह रहे हैं कि जैसे हर बार यहीं से वापस घूम जाता है और नीचे के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो एक बार फिर उन्हीं लेवल्स के आसपास है और वहां से वापस होकर के ये नीचे के लेवल्स दे सकता है। टारगेट क्या दे रहे हैं सर? सर 3170 मेरा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जो होगा मेरा 3100 रुपए का टारगेट होगा। ठीक है, 3170 और 3100 के आसपास, और ये वही वाले लेवल्स हैं जहां पे ये आकर के फिर वापस संभल जाता है अक्सर। तो इसलिए पहला टारगेट 3170 और दूसरा टारगेट सर क्या कह रहे हैं? 3100 रुपए का दूसरा टारगेट। 3100 का दूसरा टारगेट, ठीक है। तो 3170 और 3100 तक के टारगेट्स के लिए 3350 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको शॉर्ट किया जा सकता है टीसीएस को। लेवल्स आपके स्क्रीन पे, अच्छा मौका है और चार्ट ये बता रहा है। तो वो जो ट्रिपल टॉप कह रहे हैं, तो 3 बार आकर के इन्हीं लेवल्स के आसपास से वापस टीसीएस गिरा है और फिर उसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी नीतिलेश जी देख रहे हैं बाजार में। ठीक है सर, मैं सवाल ले लेता हूं दर्शकों के। पंकज धीर जी का सवाल है, बजाज फाइनेंस पे जानना चाहते हैं, इनकी शायद पोजीशन है 4000 के रेट पे। सर आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का होगा तो बने रह सकते हैं स्टॉक में, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैंने ऑलमोस्ट 6040 या फिर 45 के आसपास क्लाइंट को शॉर्ट करवाया है। तो यहाँ पे मैं टारगेट जो देख रहा हूँ, वो जो टारगेट है वो 5750 के देख रहा हूँ। तो वहां पे मेरे को स्टॉक आते हुए दिख रहा है यहाँ से 250 से 200 पॉइंट्स नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन आप लंबी अवधि के निवेशक होंगे तो आप बने रह सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर भी उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर वो सस्टेन भी हो रहा है। तो अगर आप लंबा खेल रहे हो तो करने की बात नहीं है। जो मैं शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी है, 20%, 5%, 4%, उस हिसाब से। तो इन्वेस्टर का जो माइंडसेट होता है वो अलग इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है और ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो अलग माइंडसेट होता है। यहाँ पे मैंने मेरे क्लाइंट को शॉर्ट कॉल दी है, यहाँ पे 3 से 4% का डाउनसाइड मूवमेंट है। ठीक है, तो नितलेश जी ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर का अलग तरीका है, अलग फॉर्मेट है, अलग माइंडसेट है, वो अलग तरीके से काम करना है, उनके लिए राय भी अलग है, और ट्रेडर्स के लिए राय अलग है। तो ट्रेडर्स मतलब शॉर्ट टर्म में जो लोग काम कर रहे हैं, आज खरीदा कल बेचा, और कल का मतलब एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, कुछ एक महीने हो सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। और ठीक उसी के अलग एक और तरीका है जो कि लॉन्ग टर्म है, जिसमें आज खरीद करके आप कुछ एक महीनों के लिए, साल के लिए, कुछ एक सालों के लिए रख करके और फिर आप मुनाफा कमाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों की स्ट्रेटेजी अलग, दोनों के लिए एक ही स्टॉक में दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वो जो कह रहे हैं नितलेश जी, तो उसी स्टॉक में आज शॉर्ट के लिए भी कह सकते हैं और यह कह रहे होंगे क्योंकि उन्हें कुछ छोटे शॉर्ट टर्म में उसको एक गिरावट वो उसमें देख रहे हैं और वहां पे एक मुनाफा कमाने का, लेकिन वो ट्रेडर्स के लिए मौका है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उस गिरावट में आपको खरीदना है, आज बेचना नहीं है। और आप बेचने वालों बिकवाली अगर आप शायद समझते भी नहीं होंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको उससे मतलब भी नहीं है, आपको उसमें नहीं जानने की जरूरत है। आप इन्वेस्टमेंट के लेवल जब आएंगे तो स्टॉक कोई भी खराब नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं नितलेश जी कि अगर शॉर्ट करने को कह रहे हैं टीसीएस को तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस खराब है। वो ये कह रहे हैं कि टीसीएस में एक गिरावट डिप मिल सकती है, आप उसमें भी कमा सकते हैं। शेयर बाजार दोनों तरह से कमाने का मौके देता है। अगर आप चाहते हैं और कमाना, अगर आप कोशिश करें तो आप उसमें भी कमा सकते हैं, उस डिप को भी आप प्रॉफिट में, अपने लिए प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो वापस फिर ऊपर चलेगा, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो लॉन्ग टर्म में आपको वो फायदा देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म में शायद रिवर्स तरीके से फायदा मिल सकता है। नितलेश जी एक सवाल है राकेश पोकर जी का, ई क्लर्क्स पे आपका व्यू मांग रहे हैं। सर इसमें बने रह सकते हैं, इसमें मैं स्टॉप लॉस दूंगा, वो स्टॉप लॉस होगा 1680 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। आप हर अपने व्यूअर्स को बताइए कि ब्रेकआउट के बाद ये कोई भी स्टॉक ऊपर की लेवल के इसमें सस्टेन नहीं हुआ है। ओके, तो जैसे ही एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बनाया है देखो, और उसके नीचे अगर मतलब 2650 के नीचे ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ट्रेड करना चालू कर देगा तो इसमें से आप पोजीशंस निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट के बाद उसमें फॉलो बाइंग ही नहीं आ रही, अगर आप जो भी स्टॉक आप देखोगे
तो उसमें फॉलोअप के बाद कोई भी बाइंग नहीं आएगी। मतलब अगर आप इक्लर्स का मैंने व्यू क्लियर किया है 1680 के नीचे अगर जाएगा तो एक बार पोजीशंस क्या कर लीजिए, हल्की कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा होगा, मैंने जो स्टॉक बोला था वो टाइटन का भी। टाइटन में एक दिन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडल बन गया और उसके बाद थोड़ा सा उन्हीं लेवल के आसपास उसमें फॉलो बाइंग आती हुई दिखी ही नहीं उसमें भी। तो यही मौका था, तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इक्लग में 1680 के स्टॉप लॉस के साथ नहीं रह सकते। अगर मुनाफा हो रहा है अच्छा खासा 40-25% तो एक बार थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट क्या करते जाओ, बुक करते जाओ। सर एक और सवाल है किटी मल्होत्रा जी का, ये पूछ रही हैं हेस्टर बायोसाइंस। हेस्टर बायोसाइंसेस 2504 के आसपास तो चल रहा पहली क्या है इसका? है। HESTER। सर जहां NSE। से ब्रेकआउट दिया था उन्हीं लेवल के आसपास है। तो 2400 का लेवल कैसे होल्ड करता है वो देखना पड़ेगा। अगर उसके नीचे भी चालू करेगा ट्रेड करना तो उसमें से निकल जाइए। अगर आपको कुछ फंडामेंटल्स मालूम होगा ये स्टॉक्स के बारे में, तो जनरली मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन जितना मेरे को चार्ट के ऊपर दिख रहा है तो 2400 के नीचे रहते जाएगा तो फिर से वो अपना जो प्रीवियस जोन था 1800 से लेके 1860 रुपए का, वहां पे जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई फंडामेंटली ट्रैक करता है किसी के पास अच्छा न्यूज फ्लो उस पे बने नहीं सकते, लेकिन चार्ट्स के ऊपर मेरे को तो ये नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, चार्ट देख करके नेगेटिव दिख रहा है। अगर कोई न्यूज एलिमेंट है, कोई खबर है, कोई ऐसी चीज है, कोई जानकारी आपके पास है तो अलग बात है, लेकिन चार्ट इसमें पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं। सर दिनेश शर्मा जी का एक सवाल है एस्कॉर्ट्स पर, पूछ रहे हैं क्या इन लेवल्स पे परचेज किया जा सकता है? सर एस्कॉर्ट में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। एस्कॉर्ट में एक्चुअली मैं परसों के दिन आपकी की शो में शॉर्ट कॉल देने वाला था, लेकिन वो मिस हो गया मेरे से, मैं दूसरा कुछ स्टॉक देखते रह गया। तो अगर आप देखोगे कि 1240 के आसपास एक डबल टॉप फॉर्मेशन जैसे बना है, तो इसमें जो ब्रेकआउट आया था 1200 के ऊपर ब्रेकआउट आया था। अगर आप डेली थोड़ा सा पीछे देख लीजिए चार्ट को, थोड़ा सा जूम आउट करो, जूम आउट करो। हाँ देखो जो फॉलो जो बड़ी कैंडल बनी थी उसके बाद वहां पे कोई भी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ही बनी नहीं है, तो इसको लेना नहीं है, अभी वेट करते हैं सर। अच्छा कुछ लेवल मिलता है तो मैं वहां पे डेफिनेटली अपडेट करूंगा। एमएनएम में भी मैं अपडेट करूंगा। एमएनएम में मैंने ऐसा नहीं बोला है कि उसको बेचो कि 200 आएगा 150 आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे स्टॉक थे लेकिन नीचे भी लेना है, यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये रिस्क तो फेवर में नहीं आ रहा है। नितेश जी लेकिन एस्कॉर्ट्स के आपको शॉर्ट का कैंडिडेट दिख रहा है यहाँ पे? सर एक्चुअली ये शॉर्ट का कैंडिडेट जो था ना वो 1210 रुपए पे था मेरे लिए, और वहां पे मेरे को सिर्फ 8 या फिर 9 रुपए का स्टॉप लॉस जम रहा था। अभी ये ऑलमोस्ट 50 रुपए उसके नीचे आ चुका है, लेकिन 1150 1145 के नीचे जाएगा तो और तेजी नीचे जा सकता है। लेकिन मैं इतना बड़ा क्लाइंट्स को मेरे स्टॉप लॉस नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरे लिए सिर्फ मैसेज करना होता है कि बहुत स्टॉप लॉस है, लेकिन जो सामने वाला होता है तो उसके लिए बड़ा लॉस हो सकता है। तो वो चीजें मैं डेफिनेटली अवॉइड करता हूँ। ठीक है, आज से 3 से 4 दिन पहले ये शॉर्ट का कैंडिडेट था और अब उसमें वो वाले भी लेवल्स आ चुके हैं, जबकि शॉर्टिंग का जहाँ पे टारगेट बुक करना था तो वो वाले लेवल्स आ चुके हैं। अब इसके और नीचे जाता है अगर कुछ और होता है, क्योंकि अभी पीछे के जो सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं वो इसी आसपास दिख रहा है, तो इसलिए नितेश जी कह रहे हैं ना तो नई शॉर्टिंग का इसमें स्कोप है और ना ही बाइंग का। ठीक कह रहा हूँ सर? जी हाँ सर, छोड़ दो ठीक, ठीक है, छोड़ देते हैं सर। टाटा बीएसएल पर राय दे दीजिए, ललित जी परेशान हो रहे हैं, कई बार पूछ चुके हैं। टाटा बीएसएल, टाटा स्टील बीएसएल, भूषण स्टील होगा सर। जी हाँ सर, इसमें सर एक स्टॉप लॉस जो नजदीक का स्टॉप लॉस आ रहा है वो 84 85 के आसपास है। तो इसके नीचे जाएगा तो फिर वो अपना 70 के बाद 68 का जो लेवल था जहां से उसने मोमेंटम पकड़ा था उसी के आसपास जाते हुए दिखेगा।
अगर आप देखोगे डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन बन रहा है, उसका जो ब्रेकडाउन है वो 85 के नीचे कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद उसमें तेज इक्वालिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से 85 का स्टॉप लॉस लगा के आपको अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा काउंटर नेगेटिव है। मैं इसमें कब आऊंगा, जब तक ये 100 के ऊपर या फिर 105 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक मैं इसमें पोजीशंस नहीं ऐड करूंगा। ठीक है, ये राय है नितलेश जी की टाटा बीएसएल पे। दिनेश शर्मा जी हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं नितलेश जी आपकी आवाज काफी गड़बड़ आ रही है, आपका ऑडियो आज जो है वो ठीक नहीं है। तो ठीक है, अब आज कुछ नहीं कर सकते, इसको दोबारा अगली बार में हम नितलेश जी से एक बार चेक कर लेंगे और अलग से कुछ चीजें कोशिश करेंगे कि इसको सुधार लें। नितलेश जी एक सवाल आखिरी चलते चलते ले लेते हैं, प्रियंक मोत्रा जी का है, पूछ रहे हैं टीसीएस पे क्या कब एंटर करना है, किन लेवल्स पे? सर टीसीएस में जो मैंने क्लाइंट्स को लेवल दिया है 33 नहीं, आपने शॉर्ट कॉल दिया है, ये एंट्री पूछ रहे हैं। हाँ, बाइंग का एंट्री पूछ रहे हैं। हाँ, सर बाइंग का अगर एंट्री लेना होगा तो टीसीएस में 12 से 15% का अगर ये डीप मिलता है, ओके, जो ऑलमोस्ट 2800 से लेके 2700 के आसपास अगर कुछ मिलता है या फिर वहां पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे एंट्री ले जा सकती है सर। और वो जो मेरे लिए जोन होगा वो एक्यूमुलेशन का जोन होगा 2800 से लेके 2600 का। अगर आप डेली चार्ट दिखाना चाहते हो तो व्यूअर को दिखा सकते हो। तो देखो पहला जो ब्रेकआउट आया था टीजीएस में, थोड़ा सा सब पीछे जाओ, बहुत पीछे वाला चार्ट है, और भी पीछे जाओ सब, ओके, हाँ वाला, ठीक है। जो पहला जो स्विंग था उसके बाद वो ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने वो 2500 से लेकर 2800 की रेंज में पड़ा रहा और उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट देने के बाद वही लेवल के पास रिट्रेस करके ऊपर जा रहा था। तो वही जोन मेरे लिए उसका बाइंग जोन होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एसबीआई में भी सेम वैसा ही सिनारियो पे हम लोगों ने 350 से लेके 320 तक एक्यूमुलेट करवाया था और ऊपर में 420 में एग्जिट भी करवाया था। तो टीसीएस मेरे लिए अभी के लिए शॉर्ट है, ये शॉर्टिंग रेंज है 3310 से लेके 20 के आसपास शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 3350 का रखना है। इसके ऊपर अगर चलने लगेगा तो रॉकेट बन जाएगा, आराम से 1 से 2 दिन में 250 से 300 पॉइंट दे सकता है टीसीएस को। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो प्रियंक जी आपके लिए ये राय, इसमें एंट्री के लेवल्स बहुत नीचे हैं, 2800 के आसपास नितलेश जी ने बता दिए। अभी जो शॉर्ट टर्म में जो इसमें स्कोप है या जो इसमें अपॉर्चुनिटी है वो सेलिंग की है, शॉर्ट सेलिंग की। तो इसको वैसे भी समझिए कि अगर आपको खरीदना है तो आपको अभी ये सामान और सस्ता मिलने वाला है। तो जब सस्ता मिलने वाला है, जब सेल सीजन आने वाला है, तो सेल में खरीदिएगा, क्यों अभी खरीद रहे हैं, वो सब वही सेम रहना है। तो ऐसा भी नहीं, यहाँ पे कपड़ों की तरह नहीं है कि ये शॉपर स्टॉपर लाइफस्टाइल की सेल है जहाँ पे अच्छे वाले कपड़े हट जाते हैं और छटे हुए कपड़े बचते हैं। ये वही स्टॉक रहेगा, सेम टीसीएस आपको सेल सीजन और सस्ते में 2800 के आसपास मिलेगा। तब एंट्री कीजिएगा अगर आपको इन्वेस्ट करना है या बाय ही करना है। अभी अगर कुछ करना है, अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं और कोशिश वो, तो उसके लिए टीसीएस पे शॉर्ट की कॉल है। नितलेश जी की लेवल्स आपके स्क्रीन पे हैं, 3350 के स्टॉप लॉस के साथ में 3100 तक के टारगेट्स हैं नीचे साइड में, और उसके और नीचे लेवल्स आपको मिल सकते हैं बाइंग के लिए। तो वो या उसके आगे के टारगेट्स भी हो सकते हैं। नितलेश जी क्या 3100 के टारगेट्स को और आगे तक ले जा सकते हैं? नहीं सर, नॉर्मली मैं वहां पे प्रेफर क्या करता हूँ कि जनरली 20-25 या फिर 40,000 अगर क्लाइंट्स कमा रहा है तो वहां पे मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि बुक कर दो। उसके बाद किसी ने नहीं देखा है कि वो स्टॉक वहीं से घूमेगा या फिर क्या करेगा। मैं जनरली जो टारगेट वहां पे देता हूँ, मेरा जो बाइंग जोन होगा वो 2800 से लेके 2600 होगा, लेकिन मैं क्लाइंट्स को फ्यूचर्स में शॉर्ट करवा रहा हूँ। तो मैक्स टू मैक्स मैं 15 से 20 दिन के लिए वो स्टॉक क्या करता हूँ, होल्ड करता हूँ। हालांकि इसको नीचे आने के लिए हो सकता है 2 से 4 महीने भी लग जाए, तो इतना बड़ा पोजीशंस में लेके जाना प्रेफर नहीं करता हूँ। पोजीशनल जो शॉर्ट होता है तो मैक्स टू मैक्स मेरा 15 से 20 दिन के लिए होता है। और वैसे भी नितलेश जी, जहां तक मैं समझता हूँ, शॉर्टिंग में डिसिप्लिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाइंग साइड में तो फिर भी आप शॉर्टिंग
अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो। अगर आप बोलोगे कि मैंने 5 बार बोला होगा कि टीसीएस में स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि देखो ऊपर में कितना जाएगा स्टॉक, 20% 30%, मालूम नहीं। नीचे में जो स्टॉप लॉस है, टारगेट है उनका 150 पॉइंट का ही टारगेट है। स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करो। हिट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा स्टॉक आके दे जाएगा मेरे को। ये तो डिफरेंस मार्केट को रिस्पेक्ट जी, करो। तो ये डिफरेंस होता है कि जब बाय की कॉल्स होती है तो कई बार हमें जबरदस्ती पूछना पड़ता है एक्सपर्ट से कि सर स्टॉप लॉस इसमें कहाँ पे लगाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई एक्सपर्ट सुपर कॉन्फिडेंट होता है किसी स्टॉक पे तो कहता है कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, आप स्टॉप लॉस की चिंता क्यों कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट की कॉल है, 5 साल के लिए लेकर के रखो, नीचे कितना भी चला जाए आपको सोचना नहीं है, ऊपर ये बहुत बड़ा मुनाफा देगा। तो वो भी होता है बाइंग साइड में, ये चल सकता है एक बार को, बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन फिर भी एक बार को चल सकता है। लेकिन शॉर्ट साइड में ये बिल्कुल नहीं चलता और उल्टा है। आप ये देखिए, अगर अगर आप इसी चीज को ऑब्जर्व करिए अभी नितलेश जी की कॉल, तो नितलेश जी ने पहले शुरू करा स्टॉप लॉस बता करके और फिर उसके आगे टारगेट्स बता रहे हैं। तो टारगेट्स बाद में आ जाते हैं, स्टॉप लॉस पहले आ जाता है। तो उस तरीके की चीज होती है और ये शॉर्टिंग में ये डिसिप्लिन, सुपर डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, तो वो उसको ध्यान में रखिए। क्योंकि इस मार्केट में ना सर कितना खोना है आपको, आपके लिए मालूम होनी चाहिए। मैं मेरे पहले क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 2000 के उसके 10,000 के उसके, अगर रिस्क ले सकते हो तो ही काम करो, वरना काम मत करो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग वेल्थ कमाने के लिए आते हैं लेकिन हेल्थ को गवा बैठे, बीपी की गोली खा के ट्रेडिंग करते हैं। मतलब स्क्रीन के सामने इतना ऐसा बैठे रहते हैं ना कि 5 रुपए नीचे आ गया, 10 रुपए नीचे आ गया, अभी क्या करूँ, बुक करूँ या फिर छोड़ दूँ, ये चीजें होती है। तो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। 1 से 2 महीने आपके खराब हो सकते हैं, लेकिन जब 1 महीना आपका अच्छा जाएगा तो पूरा साल भर का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो नुकसान नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रायोरिटी है। पूंजी बची रहनी चाहिए, आगे कमाने के लिए, आगे काम करने के लिए पैसे होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपका दिन और आपका वीकेंड शुभ हो और आप उसको अच्छे से मनाएं, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर।